नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपको ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आज से हम MPPSC प्रीलिम्स का सिलेबस शुरू कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि मिनिमम टाइम में हम आपको मैक्सिमम आउटपुट दे सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम यूनिट 10 शुरू कर रहे हैं। जब आप यूनिट 10 को देखेंगे तो उसमें जो आपको हेडिंग मिलेगी कि यूनिट 10 के अंदर हमें क्या क्या चीजें कवर अप करनी है, तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संविधिक संस्थाएं। अब यहां पर यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये आयोग या ये संस्थाएं आखिरकार होती क्या हैं। जब हम बात करते हैं इंडिया की, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। जब डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हमें एक व्यवस्था के अनुसार देश को चलाना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया कि संविधान में कुछ हिस्से ऐसे संस्थाओं, ऐसे आयोगों की जोड़ दिए जिसके कारण शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक तरीके से, भली भांति तरीके से हमेशा चलती रहे, ठीक है। तो संवैधानिक आयोग को कई जगह जोड़ा गया और इस आयोग या संस्था को जोड़ने का मतलब क्या था? उसका सीधा सा मतलब क्या था कि सरकार के बर्डन को कम करना या सरकार के सहायक के रूप में काम करना। उससे क्या होता था कि आयोग या संस्थाओं को कुछ निश्चित दायित्व सौंप दिया जाता है, ठीक है। उनको कुछ ड्यूटीज दे दी जाती हैं कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। उससे क्या होता है कि सरकार का बर्डन कम होता है और एक नए तरीके से काम शुरू हो जाते हैं। तो आयोग या संस्था को यदि हम समझने की कोशिश करें तो इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि दायित्व या कार्य किसी व्यक्ति या संस्था को सौंप देना। तो यह हो गई संविधान की बात। जब हम संविधान से बाहर हटते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि कई आयोग, कई संस्थाएं गैर संवैधानिक भी होती हैं, ठीक है। उसका सीधा सा मतलब यह होता है कि सरकार यदि चाहती है कि किसी वर्ग का कल्याण करना है, किसी वर्ग को संरक्षण देना है, तो सरकार क्या करती है कि अधिनियम के द्वारा इसी तरह की दायित्व और अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए क्या करती है, आयोग और संस्थाओं को बना देती है। तो इतनी चर्चा के बाद एक बात निकल कर आती है कि सरकार की सहायता के लिए सरकार जो अपने दायित्व को विस्तारित करता है, किसके रूप में? आयोग या संस्थाओं के रूप में, ठीक है ना। तो इसी को क्या कहा जाता है? आयोग या संस्था कहा जाता है। अब हम शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो आयोग हमने समझा, ये जो संस्थाएं समझा, इनके प्रकार क्या होते हैं। तो अभी हमने क्या बात करी? संवैधानिक आयोगों की बात करी, ठीक है। सॉरी। जब हम संस्थाएं और आयोग की बात करते हैं तो दो प्रकार की संस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं। पहला प्रकार क्या है? संवैधानिक। दूसरा क्या है? संवैधानिक की हमने चर्चा कर ली। जब हम दूसरे प्रकार पे नजर डालेंगे तो गैर संवैधानिक आयोग होंगे, ठीक है। इनको भी दायित्व समझा जाता है, इनकी भी ड्यूटीज निर्धारित की जाती हैं और इनकी ड्यूटीज जो है संविधान में निर्धारित की गई हैं, ठीक है। इस हिसाब से संस्थाएं, आयोग या निकाय के बारे में जब हम चर्चा कर रहे होते हैं तो इसका सीधा सा मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए कि दो प्रकार की संस्थाएं होती हैं, एक संवैधानिक होती हैं और एक गैर संवैधानिक होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब हम गैर संवैधानिक आयोग पर नजर डालते हैं तो इनके भी कितने प्रकार होते हैं? इनके भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है संविधिक संस्थाएं और दूसरा होता है संविधानोत्तर संस्थाएं। अब यहां पर देखिए, संविधिक संस्थाओं को अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे, संविधानोत्तर संस्थाओं को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहां पर जो याद रखने वाली चीज है, आपको इस स्लाइड से केवल दो चीजें याद रखनी है। पहला ये याद रखना है कि संस्थाओं के प्रकार कितने होते हैं। तो संस्थाओं के दो प्रकार होते हैं, संवैधानिक और गैर संवैधानिक। उसके बाद गैर संवैधानिक संस्थाओं को भी दो भागों में बांटा गया है, संविधिक संस्थाएं और संविधानोत्तर संस्थाएं, ठीक है। अब हम बात करते हैं और शुरू करते हैं संवैधानिक संस्थाओं से पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं आखिर होती क्या हैं। ये अपने आप में खुद बोल रही हैं कि जिसका उल्लेख संविधान में होता है
जिन संस्थाओं का उल्लेख संविधान में होता है उन्हें क्या कहा जाता है? संवैधानिक संस्थाएं कहा जाता है। और जब इनका उल्लेख संविधान में किया गया है तो सीधा सा इनका मतलब है कि इनमें अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, इनमें संशोधन किए जा सकते हैं। क्योंकि जब आप राज्य व्यवस्था आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने संविधान के प्रकार पढ़े होंगे, संविधान के कौन से भाग में संशोधन किए जा सकते हैं, संविधान में संशोधन किस प्रकार से किए जा सकते हैं। आखिर ये जो संस्थाएं हैं निश्चित रूप से किसी न किसी भाग या अनुच्छेद के रूप में संविधान में उल्लेखित हैं। और जब ये भाग या अनुच्छेद के रूप में संविधान में उल्लेखित हैं तो सीधी सी बात है कि इनमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, इनमें संशोधन किया जा सकता है। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। अब जब हम अपना सिलेबस उठाकर देखते हैं, ठीक है, तो उसमें आप पाएंगे कि जो हमने संविधान के भाग बांटे हैं, हमने जो संस्थाओं के भाग बांटे हैं, एक संवैधानिक रूप में हमने भाग किया है और एक गैर संवैधानिक रूप में बांटा है। तो संवैधानिक रूप में हमने समझ लिया कि कौन कौन सी चीजें कवर अप होने वाली हैं और संवैधानिक संस्थान कौन कौन से कहलाते हैं। ठीक है, तो जब आप यूनिट 10 देखेंगे तो उसमें आपको इन्हीं 3 प्रकारों की संस्थाएं दिखेंगी। एक जिनका वर्णन संविधान में है, एक जिन्हें अधिनियम के द्वारा बनाया गया है, और एक संविधान इतर, जो संविधान के इतर है, ठीक है, जिन्हें मंत्री परिषद के द्वारा बनाया गया है, फॉर एग्जाम्पल नीति आयोग। तो ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो संवैधानिक संस्थाओं की हमने चर्चा कर ली। अब देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सी चीजें संवैधानिक संस्थाओं के रूप में दी गई हैं जिन्हें हम कवर अप करने वाले हैं। नंबर 1। दूसरी बात आपको यह याद रखना है कि कभी भी एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक आयोग दे दिया गया आपको, ठीक है, एक संस्था दे दी गई और उसके बाद पूछ लिया जाता है कि ये इसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, कभी भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाता है कि इस संस्थान की, इस आयोग की प्रकृति क्या है, तो ये जो लिस्ट मैंने आपको प्रदान की है, ठीक है, इसी तरह मैं संविधिक संस्थाओं की भी लिस्ट प्रदान करूंगा, संविधानेतर संस्थाओं की भी लिस्ट प्रदान करूंगा। तो उससे क्या होगा कि जब भी आपसे प्रकृति पूछा जाएगा कि इसकी प्रकृति क्या है, तो आपको यह चार्ट याद रखना है। जैसे सपोज दैट पूछ लिया कि भारत चुनाव आयोग या राष्ट्रीय चुनाव आयोग जो है उसकी प्रकृति क्या है, तो आपको सीधे क्या टिक करना है? संवैधानिक संस्थाएं, इस संवैधानिक इसकी प्रकृति है। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग यदि आपसे पूछ लिया गया कि इसकी कौन सी प्रकृति है, तो आपको क्या बताना है? संवैधानिक प्रकृति है। इसी तरह नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा, जिसे हम कैग के नाम से जानते हैं, यदि उसके बारे में पूछ लिया जाए कि उसकी प्रकृति क्या है, तो उसमें भी आपको क्या बताना है कि इसकी संवैधानिक प्रकृति है। तो समझ में आ रहा है ना? पहले हम क्या करने वाले हैं कि जितनी भी चीजें आपके यूनिट 10 में दी गई हैं उसको हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। इसी तरह की लिस्ट मैं अभी आपको आगे भी देने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद इसी के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं? मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसी क्रम को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में पढ़ेंगे और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वर्ष 2018 के बाद काफी चर्चा में रहा है। आपको यदि याद होगा 102 संविधान संशोधन, इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी काफी चर्चा में रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमारे मध्य प्रदेश में अभी पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो चुनाव हुए हैं उसमें भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को लेकर जो 27% वाला मैटर रहा है आरक्षण को लेकर, उसमें भी इसकी भूमिका अच्छी खासी रही है। ये बीच बीच में काफी चर्चा में रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये आयोग हम संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत सारे आयोग कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। चलिए जब आगे बढ़ते हैं तो अब हम समझ लेते हैं कि संविधिक संस्थाएं क्या होती हैं। तो देखिए यहां पर अपने आप में यह बोल रहा है कि जिन संस्थाओं को विधि के अंतर्गत, ठीक है, विधि के अंतर्गत बनाया जाता है या एक्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? संविधिक संस्थाएं कहा जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि
ये जो एक्ट बनते हैं ये कहां कहां बनते हैं? तो संसद में एक्ट बनाए जाते हैं और राज्य के विधान मंडलों में बनाए जाते हैं। ठीक है, सबसे शुरू में जब मैं आपको आयोग या संस्थाओं के बारे में बता रहा था तो वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि ये दायित्व सौंपे जाते हैं किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। ठीक है, इन संस्थाओं को। तो इनमें क्या किया जाता है कि किसी भी विधि के अंतर्गत, किसी भी एक्ट के अंतर्गत इनको इनका दायित्व समझा जाता है और ये हमेशा सरकार के अंतर्गत ही काम करते हैं। तो ऐसी संस्थाओं की जब चर्चा करते हैं, अब देखिए इसकी परिभाषा देखिए, वही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी बताई है कि संसद में अधिनियम बना सकते हैं या विधानमंडल के द्वारा कानून बनकर जो संस्थाएं बनाई जाती हैं वो इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा संविधान के किसी भी अनुच्छेद या भाग में इसका वर्णन नहीं किया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार हमने अभी पीछे संवैधानिक संस्थाओं के बारे में पढ़ा, संवैधानिक संस्थाओं के बारे में जाना, वैसे ही हम देख लेते हैं कि यूनिट 10 में कौन कौन से ऐसे आयोग हैं, उनके अलावा भी जो महत्वपूर्ण आयोग हैं मैंने उन्हें शामिल कर लिया है जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि आखिर इन संविधिक संस्थाओं के आधार पर कौन कौन से आयोग हमें पढ़ना है। तो पहली बात तो यह है कि इस चार्ट से यह पता चलने वाला है नंबर 1 कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, और नंबर 2 इसी चार्ट से हमें पता चलने वाला है यदि आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया कि इसकी प्रकृति क्या है तो इसकी प्रकृति भी आपको पता हो जाएगी कि इसमें जितने भी आयोग 10 आयोग जो लिखे गए हैं वो किस प्रकृति के हैं, तो वो संविधिक संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। संविधिक उनकी प्रकृति है, मतलब कानून के द्वारा उन्हें बनाया गया है। ठीक है, अब चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन से आयोग हमें संविधिक संस्थाओं के अंतर्गत संविधिक संस्थाओं के अंतर्गत कवर अप करने हैं। तो पहले हम क्या कवर अप करने वाले हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कवर अप करने वाले हैं। उसी तरह हम क्या कवर अप करने वाले हैं? मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग। जिस तरह हमने संवैधानिक संस्थाओं को 2 भागों में देखा था, 2 भागों में बांटा था, उसी तरह संविधिक संस्थाओं को भी हम 2 भागों में बांटने वाले हैं। एक राष्ट्रीय संस्थाओं के रूप में बांटने वाले हैं और दूसरा राज्य की संस्थाओं के रूप में बांटने वाले हैं। तो जब राष्ट्रीय बात करते हैं तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हमको पढ़ना है, जब राज्य की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग पढ़ना है, राष्ट्रीय महिला आयोग पढ़ना है, इसी तरह मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग पढ़ना है, केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में, केंद्रीय मतलब राष्ट्रीय संविधिक संस्था है उसके बारे में पढ़ना है, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में पढ़ना है। इसी क्रम को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के बारे में पढ़ना है। फिर आगे बढ़ाएंगे तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में हम आपको बहुत सारी जानकारी बताने वाले हैं और खाद्य संरक्षण आयोग के बारे में हम बहुत सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो यहां पर यह चीज क्लियर हो गई कि संविधिक संस्थाओं के अंतर्गत हम कौन कौन सी चीजें कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर से यहां पर यह बताना जरूरी हो जाता है कि जब हमने आयोग के प्रकार के बारे में पढ़ा था तो हमने संवैधानिक और गैर संवैधानिक के रूप में बांटा था आयोगों को, जिसमें संवैधानिक आयोग के अंतर्गत यूनिट 10 में कौन कौन सी चीजें दी गई हैं उसका एक चार्ट मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो गैर संवैधानिक संस्थाएं थी उसमें हमने क्या किया था? संविधिक संस्थाओं के रूप में बांटा था और संविधान इतर संस्थाओं के रूप में बांटा था। अब हम संविधिक संस्थाओं के बारे में कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं वो चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जब आगे बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे संविधानेतर संस्थाओं की। ठीक है, अब यहां पर क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि जो पीछे की आपने 2 चीजें संस्थाओं के बारे में पढ़ा है, संवैधानिक संस्थाओं के बारे में और संविधिक संस्थाओं के बारे में, इनके लक्षणों के अलावा, मतलब इन संस्थाओं के अलावा जो भी संस्थाएं बचती हैं, ठीक है, और बनती हैं, जिनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, वो क्या कहलाती हैं? संविधानेतर संस्थाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब इसकी शर्त क्या है? पहली शर्त तो यही है कि इसका निर्माण जो है मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नीति आयोग यदि आप अपने दिमाग पे बिठा लेंगे तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। संविधान में उल्लेख नहीं है, बिल्कुल इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। संसद या विधान के द्वारा कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब ना तो ये संवैधानिक है और ना ही ये संविधिक है। ठीक है, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान के आदर्शों का
ये पालन करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई यहां तक। अब इसको भी हम दो आधारों में बांटकर देख सकते हैं। जिस तरह से हमने संविधान की संस्थाओं को बांटा है, संविधिक संस्थाओं को बांटा है, वैसे इसको भी हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला, राष्ट्रीय आयोग के अंतर्गत कौन सा आता है, तो नीति आयोग आता है। और दूसरा, राज्य की जब बात करते हैं तो मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग आता है। तो इसे भी हम किसी ना किसी तरीके से कवर अप करने वाले हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारा लक्ष्य ये है कि मिनिमम टाइम में हम आपको मैक्सिमम आउटपुट दें, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें ही आपको उपलब्ध कराएं अपनी इन क्लासेस में, ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। और हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि जो 21 मई को आपका प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है उसको आप किसी ना किसी तरीके से क्रैक करें। ठीक है, इसी चीज को ध्यान में रखना है। अब चलिए हम शुरुआत करते हैं। एक चीज और बताना चाहता हूं कि हम जो भी, जैसे मैंने आपको ये तरीके बताए हैं संस्थाओं को पढ़ने के कि कितने प्रकार होते हैं, कितनी चीजें हैं, तो आपको एक चीज याद रखना है कि जब भी कोई संस्था पढ़ना है, जब भी कोई आयोग पढ़ना है, तो मैं आपको एक साथ कुछ आयाम प्रदान कर रहा हूं। ठीक है, और मैं आपको पुराने क्वेश्चंस के बारे में भी इंफॉर्म करूंगा। ठीक है, तो आपको वहां से यह पता लगेगा कि इन्हीं आयामों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं 9 या 10 आयाम आपको देने वाला हूं और इन्हीं आयामों पर जो जानकारी मैं उपलब्ध कराऊंगा, उन जानकारी का जो आधार होगा, जो बेस होगा, वो क्या होने वाला है, यही आयाम जो मैं आपको प्रदान करने वाला हूं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इसके बारे में कि कौन कौन से आयाम हम इसके अंतर्गत कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो प्रकृति, ये पूछा जाता है और आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को भी मिलेगा कि ये संस्थान या ये आयोग किस प्रकृति के अंतर्गत आता है, तो उसकी चीजें मैंने आपको पीछे बता दी। ठीक है, उसके बाद स्थापना कब हुई है उससे संबंधित जानकारी पूछी जाती है। अभी जब हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। संरचना के बारे में पूछा जाता है कि कितने अध्यक्ष के साथ कितने सदस्य हैं, सदस्यों की योग्यताएं क्या है, वो सारी चीजें हम संरचना के अंतर्गत कवर अप करने वाले हैं। उसके बाद संरचना जब बन जाती है तो पूछा जाता है कि अध्यक्ष कितने कार्यकाल तक आयोग का प्रमुख रहेगा या सदस्य कितने कार्यकाल तक, तो वो सारी चीजें हम इसके अंतर्गत कवर अप करेंगे। तो ये आयाम आपको याद रखना है। प्रकृति के बारे में हम आपको बताएंगे, स्थापना के बारे में आपको बताएंगे, संरचना के बारे में आपको बताएंगे, पद की अवधि के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे नियुक्ति के बारे में कि ये जो नियुक्ति होती है उसके अंतर्गत नियुक्ति के लिए कैसे, जैसे बहुत से संस्थाओं में आपको देखने को मिलेगा कि जब अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जो सदस्य बनाए जाते हैं, वो क्या बनाए जाते हैं, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में या मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनती है और वो समिति राष्ट्रपति से या राज्यपाल से सिफारिश करती है कि आप इनको नियुक्ति करिए। तो वो सारी चीजें हम इसके अंतर्गत कवर अप करने वाले हैं। त्याग पत्र किसको दे सकता है उस संस्था का अध्यक्ष या सदस्य, उसके बारे में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मुझे लगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ढेर सारे आयाम आपको दे देते हैं, जिससे क्या होगा कि एक माइंड मैप आपके अंदर बन जाएगा कि हाँ भाई इतने पॉइंटों में हमें पढ़ना है। ठीक है, हटाना कैसे है, कैसे हटता है, पद से निष्कासित कैसे किया जाता है, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी हम इसके अंतर्गत कवर अप करने वाले हैं। उसके बाद प्रथम नियुक्तियों के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इस संस्था के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं, अभी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद कभी कभी आपको महिलाओं के बारे में भी, यदि 1 या 2 महिलाओं की नियुक्ति हुई है किसी संस्था में, तो आपको प्रथम के साथ वहां महिला नियुक्ति कौन सी हुई है, कौन सी महिला उस संस्थान की, उस आयोग की प्रमुख रही है किसी भी समय, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे चुनाव आयोग का मैं आपको एग्जांपल बता दूं, अभी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें क्या है, उसमें पूछ लिया गया है कि प्रथम महिला चुनाव आयोग कौन रही है, आयुक्त कौन रही है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से जो अन्य संस्थाएं हैं, हालांकि मैं सारी चीजें उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक माइंड मैप आपके दिमाग में होना चाहिए। आप जब भी आयोग के अध्यक्षों का लिस्ट देखें तो उसमें 2 चीजें देखें, एक पहला और दूसरा। ठीक है, उसके अलावा उसमें जितनी भी महिलाएं हैं, यदि 1-2 महिलाएं हैं तो उनका नाम आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि पूछ लिया जाए। नंबर 1। नंबर 2, जब आप अध्यक्षों की लिस्ट देख रहे हो, ठीक है, ये यदि प्रेसिडेंट की लिस्ट है
चेयरमैन की लिस्ट है, तो इसमें नंबर 1 तो आपको याद ही रखना है, लेकिन आपका ट्रेंड थोड़ा सा बदला है, तो नंबर 2 और नंबर 3 भी यदि हो सके तो आप याद रखिए। क्योंकि क्या होता है कि इनमें से अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाने लगा है कि इनमें से चुनाव आयोग का आयुक्त कौन नहीं रहा है, और जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें एक नंबर को, जो प्रथम रहा है अध्यक्ष, उसका नाम छोड़ दिया जाता है, 2 या 3 नंबर के नाम दे दिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपसे उम्मीद करते हैं कि कम से कम 3 नाम आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद जो वर्तमान है वो नाम भी आपको याद रखना है, जो वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष हैं उनका नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहां तक की चीजें है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट वही है कि वर्तमान नियुक्ति किसकी हुई है वो भी आपको याद रखना है। और अंतिम में विशेष बातें, जब हम विशेष बातों की बात करेंगे तो इन सारे आयामों में से, ठीक है, इन सारे आयामों में से जो भी चीज छूट जाएगी वो सारी चीज हम किस में कवर अप करने वाले हैं, विशेष बातों के अंतर्गत कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम पहला आयोग उठाते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है। कौन सा आयोग उठाते हैं? भारत निर्वाचन आयोग। अब मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों को कि आपकी स्ट्रेटजी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर होने चाहिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या होते हैं कि आपको एक दिशा देते हैं, एक डायरेक्शन प्रदान करते हैं, ठीक है। आपको ये बताते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से संभावित क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या किया है कि जितने भी भारत चुनाव आयोग से, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, खासकर एमपीपीएससी में, ठीक है, एमपीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं इसके अंतर्गत आपको बताने वाला हूं, और ये बताने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको याद रख के आपको आयोग की तैयारी करनी है, ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है वर्ष 2021 का। कब का है? वर्ष 2021 का। इन्होंने क्या किया था, 3 स्टेटमेंट दे दिए थे, उसके बाद ABCD ऑप्शन दे दिया था और पूछा था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब ये है, अब जैसे पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संध्याय किया जाता है। मतलब भारत निर्वाचन आयोग का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसका वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर होता है, ठीक है। अभी आपको नहीं आ रहा है तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पर आपको क्या बता रहा हूं। अब देखिए यहां पर कीवर्ड क्या है, कीवर्ड है यहां पर वेतन, ठीक है। क्या कीवर्ड है? वेतन। इसका मतलब सीधा सा है कि हमें यह पता होना चाहिए कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसका वेतन कौन निर्धारित करता है, नंबर 1, उसका वेतन किसके बराबर है, ये चीजें याद होनी चाहिए। तो इन पुराने क्वेश्चनों से हम क्या पकड़ रहे हैं? कीवर्ड्स पकड़ रहे हैं कि जब हम आगे संस्थान या आयोग पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट आता है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक होता है, ठीक है। अब यहां पर कीवर्ड देखिए, तो कीवर्ड क्या बोल रहा है? यहां पर कीवर्ड आपको जो मिल रहा है वो ये कीवर्ड मिल रहा है कि किसी भी आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के कार्यकाल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये कीवर्ड आपको याद रखना है कि कार्यकाल के बारे में, और वो सारी चीजें मैं उपलब्ध कराऊंगा आपको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा स्टेटमेंट दिया गया था कि कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। अब यहां पर कीवर्ड क्या है? मैं आपको अभी क्या बता रहा हूं, केवल कीवर्ड बता रहा हूं कि कौन कौन सी चीजें याद रखनी है। इन्हीं क्वेश्चनों से जब आप आयोग या संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। मतलब पद त्याग से संबंधित चीजें भी आपको याद होना चाहिए। किस प्रकार से किसी भी अध्यक्ष या सदस्य को निष्कासित किया जाता है ये भी आपको
पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अब इसमें देखिए कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए और 3 दिया हुआ था, ऑप्शन बी में 1 और 2 दिया हुआ था, ऑप्शन सी में 1 2 3 दिया हुआ था और डी में केवल 3 दिया हुआ था। तो यहां पर ये क्वेश्चन प्रेजेंट करने का एक सीधा सा एम मेरा ये था कि आपको मैं कीवर्ड्स दे सकूं, क्योंकि जब हम आयोग आगे पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये चीजें रहें कि किन में फोकस्ड करना है, किन में फोकस नहीं करना है। ठीक है, भले इसका आंसर बी है। अभी आपको आंसर में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था और यह क्वेश्चन कब पूछा गया है, वर्ष 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है निर्वाचन आयोग से। तो इन क्वेश्चनों को देख के यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि देखिए आप 21 में भी क्वेश्चन आया मुख्य निर्वाचन आयुक्त से संबंधित, निर्वाचन आयोग से संबंधित, तो इस लिहाज से निर्वाचन आयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज इनके कीवर्ड याद रखने हैं कि भाई कितना याद रखेंगे हम आयोग की, क्योंकि देखिए आप किसी भी चीज को यदि आप पढ़ना शुरू करेंगे तो वो अनलिमिटेड होती हैं। ठीक है, कितना पढ़ेंगे, यदि आपने इस चीज को समझ लिया तो एग्जामिनेशन आपके आराम से निकलेंगे। कोई भी एग्जाम होगा, मैंने पहली क्लास में आपको बताया था और पहले कई बार कई वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि आपकी स्ट्रेटजी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस दो चीजें जरूर सम्मिलित होनी चाहिए। ठीक है, एक मैंने वीडियो बनाया है कि एमपीपीएससी की तैयारी 50 दिन में कैसे करें, उसमें भी मैंने सारी चीजें समझाया है, आप चाहें तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो अब यहां पर कीवर्ड क्या है, ठीक है अभी आंसर नहीं आ रहा है आपको, तो अभी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें हम कवर अप करने वाले हैं। यहां पर केवल मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर केवल मैं आपको कीवर्ड्स बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, गठन के बारे में जैसे कब हुआ, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1 फरवरी 1994, अभी नहीं आ रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूं, लोड लेने की जरूरत नहीं है, कुछ देर बाद सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा बी ऑप्शन क्या है, 1 मार्च 1994, सी ऑप्शन क्या है 1 अप्रैल 1994 और डी ऑप्शन क्या है 1 मई 1994। और इनमें से सही आंसर कौन सा है, तो उत्तर ए आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, ये कब पूछा गया था, तो ये वर्ष 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम बात करेंगे कि यहां पे क्या है, दो चीजें मैंने अभी आपको डिस्कस करी थी। अब यहां पर कीवर्ड समझने की कोशिश करें तो कीवर्ड हम कैसे समझ सकते हैं, दो कीवर्ड मैंने आपको बताए थे कि किसी भी आयोग के प्रथम अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, प्रथम अध्यक्ष का नाम याद रखना है, और दूसरा क्या याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है कि यदि अध्यक्ष की लिस्ट में महिला है कोई, ठीक है महिला है, ठीक है 1 या 2 महिला है, तो आप उनका नाम जरूर याद कर लें। ठीक है, अब देखिए यहां पर पूछ लिया ना भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो RM निकम का नाम इन्होंने दिया था, SK बेदी के नाम दिया था, VS रमा देवी जी का नाम दिया था और GD दास जी का नाम दिया था, और सही उत्तर था सी VS रमा देवी। ठीक है, तो यहां मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि किसी भी आयोग में महिला से संबंधित अध्यक्ष बनी है, महिला अध्यक्ष बनी है, तो उनका नाम आपको याद रखना है। और देखिए ये पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं कि मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत के आम निर्वाचन चुनाव हो चुके हैं, यह भी वर्ष 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पर देखिए कीवर्ड पकड़ने की क्या जरूरत है कि यदि आपको पता होता कि हमारे यहां निर्वाचन कब से, किस वर्ष से शुरू हुआ है, क्या पता होता कि निर्वाचन कब से मध्य प्रदेश में शुरू हुए हैं, यदि आपको यह पता होता तो सीधी सी बात है कि आप 5-5 साल के गैप करके और लॉजिक के हिसाब से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। जैसे ए ऑप्शन 3 दिया हुआ है, बी ऑप्शन 4 दिया हुआ है, सी ऑप्शन 5 दिया हुआ है और डी ऑप्शन
6 दिया हुआ है, ठीक है। और इसका सही आंसर क्या है? सी। तो यदि आपको ईयर पता होता कि गठन कब किया गया है तो सीधी सी बात है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। तो यहां पर कीवर्ड क्या आया कि हर आयोग का हमें कम से कम ईयर जरूर याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करता है। अब यहां पे एक चीज और निकल कर आई है कि कीवर्ड क्या समझ में आया है कि हमें अनुच्छेद भी याद रखने हैं, ठीक है। क्या याद रखने हैं? हमें अनुच्छेद भी याद रखने हैं। कौन से आयोगों का अनुच्छेद आप याद रखेंगे? जो कि संवैधानिक आयोग है उनको याद रखने हैं। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित रहा है, जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो सारी चीजें आपको हम विस्तार से बताएंगे। और आयोग ने जो इसका उत्तर दिया था वो उत्तर ए दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्न में से कौन आयुक्त नहीं रहा है। अच्छा, अब यहां पर क्या कीवर्ड आ गया कि जो भी, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी आयोग हो, जो नया आयोग बना है उसमें केवल यदि चेयरमैन जो हैं 4 या 5 चेयरमैन ही बनाए गए हैं। कितने? 4 या 5 चेयरमैन बनाए गए हैं तो कम से कम एक नजर आप उस पर जरूर डाल लें, क्योंकि इनकी संख्या कम है, ठीक है। और ये संभावना इस समय एमपीपीएससी का ये ट्रेंड चल गया है कि वो राज्यपाल पूछेगा तो पूछेगा कि इनमें से मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन नहीं रहा है। वो मुख्यमंत्री पूछेगा तो वो पूछेगा कि इनमें से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन नहीं रहा है। तो वो सीधा चाहता है कि जो बड़े बड़े पद हैं उनकी सारी जानकारी आपके पास हो, ठीक है। इसी चीज को आपको ध्यान रखना है। अब इसके ऑप्शन में उन्होंने क्या दिया था? श्री गोपाल शरण शुक्ल का नाम दिया था, श्री आर परशुराम जी का नाम दिया था, अजीत राय जादा जी का नाम दिया था और श्री अवनी वैश्य जी का नाम दिया था। और इसका सही आंसर है डी। तो यहां पर मैं आपको यह भी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिन आयोगों में 4 या 5 नाम है या चेयरमैन है तो कम से कम एक नजर में उनको आप याद जरूर कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे तो राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? वर्ष 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये भी विवादित रहा था और ये डिलीट हो गया था, तो इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहां तक के कीवर्ड यदि आपको समझ में आया होगा तो मैंने इन प्रश्नों के माध्यम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से आपको यह समझाने की कोशिश करी है मैंने कि आखिर क्वेश्चन कैसे आते हैं और कौन कौन सी चीजें हमें हाईलाइट करके पढ़नी है। मैंने कोशिश करी है कि जब मैं आयोग पढ़ा रहा हूं, जैसे अभी भारत निर्वाचन आयोग की हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको जो कीवर्ड पीछे आए हैं उनके साथ जो संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं उनको ध्यान रखकर सारी चीजें बताऊं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और सामान्य परिचय के बारे में मैं आपको बताता हूं। किसके? भारत निर्वाचन आयोग। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले इसकी प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति संवैधानिक है। जब संवैधानिक है तो अनुच्छेदों की चर्चा होना लाजमी है। तो सबसे पहले ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारत, क्या क्वेश्चन बन सकता है कि भारत निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में चर्चित है या किस भाग में उल्लेखित है? तो आपको याद रखना है कि भाग 15 में उल्लेखित है, नंबर 1। नंबर 2, कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक चुनाव आयोग की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक की चर्चा भाग 15 के अंतर्गत संविधान में निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। उसके बाद प्रकृति के बारे में मैंने आपसे काफी चर्चा कर ली कि ये प्रकृति आपको याद रखना है। पीछे जो मैंने चार्ट उपलब्ध कराए हैं उसमें से सीधे आप प्रकृति की ओर जा सकते हैं। उसके बाद इसकी स्थापना की जब बात करेंगे तो कब हुई है निर्वाचन आयोग की? भारत निर्वाचन आयोग की 3 स्टार बनाइए और नोट डाउन करिए, बिल्कुल पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नोडल एजेंसी संभावित क्वेश्चन है कि वो आपसे पूछ ले, क्योंकि आपका जो ट्रेंड है एमपीपीएससी का, जब वो थोड़ा सा टफ की ओर बढ़ता है तो पूछेगा उसी लिस्ट में जिसको पढ़ के आप निकले होंगे, लेकिन जिसको आपने ध्यान से पढ़ा है उससे क्वेश्चन वो अब बनाना बंद कर चुके हैं। जिसपे आप जिन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं वो अब क्वेश्चन वहां से पूछने लगे हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नोडल एजेंसी कौन सी है? तो विधि और न्याय मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। उसके बाद पंचायतों एवं निगम चुनावों से निर्वाचन आयोगों का कहीं से कहीं तक कोई संबंध नहीं है। इस कीवर्ड को, इस
की स्टेटमेंट को आप दिमाग पे बिठा लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि जो राज्यों में पंचायतों के और नगर निगम पे चुनाव होते हैं उनके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे, और कौन काम करता है उनके बारे में, वो सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। यहां तक की चीजें क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इनके जो अनुच्छेद दिए हुए हैं उन अनुच्छेदों में कौन सी बात डिस्कस की गई है, थोड़ा सा एक नजर में वो देख लेते हैं। जब हम बात करेंगे अनुच्छेद 324 की, तो चुनाव आयोग नियुक्ति कैसे होती है उसकी बात की गई है, कार्य क्या होते हैं, दायित्व क्या होता है, निर्देशन क्या होता है और नियंत्रण का प्रावधान। मैंने यहां पर कीवर्ड ही आपको उपलब्ध कराए हैं ताकि आपको याद रखने में चीजें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, ठीक है। तो ये कीवर्ड आपको याद रखने हैं, ठीक है। और आप चाहें तो इसकी पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, बिल्कुल हूबहू पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में उपलब्ध करा दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उस चैनल में जाइए, आप ज्वाइन करिए, और पीडीएफ यदि उठाएंगे तो यदि डाउनलोड कर लेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। फिर अनुच्छेद 325 में क्या बोला गया है, मतदान और मतदाता सूची तैयार करने संबंधी नियम और प्रावधान। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत मतदाता सूची और मतदान से संबंधित बातें की गई हैं, तो आपको वहां पर टिक करना है अनुच्छेद 325। 326 की बात करिए तो लोकसभा राज्य विधानसभा के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित जो बात की गई है वो अनुच्छेद 326 में की गई है। और ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, चाहे आप यूपी पीएससी की बात कर लीजिए, आप राजस्थान पीएससी की बात कर लीजिए या एमपी पीएससी की बात कर लीजिए, उस लिहाज से अनुच्छेद 326 आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुच्छेद 327 की बात करेंगे तो विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 328 की बात करेंगे तो किसी राज्य के विधानमंडल को चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति भी इसके अंतर्गत बताई गई है। अनुच्छेद 329 की बात करेंगे तो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक है। ये सारी बातें इन अनुच्छेदों के अंतर्गत की गई हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में। जब हम संरचना के बारे में बात करते हैं तो एक बड़ी अजीब सी बात हुई है भारत निर्वाचन आयोग की संरचना को लेकर। इन्होंने क्या किया है संरचना में लेकर कि पहले शुरू में एक सदस्य रहा करते थे निर्वाचन आयोग में, फिर बीच में 3 सदस्य हो गए, फिर अंतिम में फिर से 1 सदस्य हो गया और फिर से 3 सदस्य हो गए। तो इनके सदस्यों की संख्या को लेकर काफी विवाद रहा है और संविधान में ये फिक्स नहीं किया गया था, इसलिए ये दिक्कत देखने को हमेशा मिली है। तो एक नजर जब हम संरचना की बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं कि भैया कब से कब तक कितने सदस्य रहे, ये चीजें देख लेते हैं। तो 1950 से 1989 के बीच में 1 सदस्य रहे हैं। उसके बाद 1989 से 1990 में 3 सदस्य रहे हैं। 1990 से 1993 में पुनः 1 सदस्य कर दिया गया है, ठीक है। और 1993 से लेकर अब तक जो बात चल रही है इसमें 3 सदस्य रखे गए हैं भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान समय में हैं और इन तीनों को मिलाकर 3 सदस्यीय आयोग कहा जा सकता है भारत निर्वाचन आयोग को, ठीक है। यहां तक की बातें क्लियर हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ विशेष बातें। जैसे इनकी नियुक्ति कहां हुई है तो राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार। यदि पूछा जाए या जैसे स्टेटमेंट देकर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो हो सकता है कि ऐसा पूछ ले कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इस तरह से स्टेटमेंट दे सकते हैं। या निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तो आपको कंफ्यूजन मन में नहीं पालना है, इसका सही आंसर क्या लगाएंगे आप, राष्ट्रपति। जब हम प्रादेशिक आयुक्त की बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की सहायता हेतु प्रादेशिक आयुक्त, हर प्रदेश में एक आयुक्त बिठाए जाते हैं भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग के लिए। और किसके सलाह पर, तो निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो हो सकता है कि
पेपर जब थोड़ा सा टफ बनाते हैं तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है ना। अब क्या होता है कि इस तरह के जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार प्रादेशिक आयुक्त यदि आपने नहीं पढ़ रखा है तो आपके दिमाग में राज्यपाल भी आ सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आपके दिमाग में कौन आ सकता है, राष्ट्रपति भी आ सकता है, ठीक है। और नंबर 3, आपके दिमाग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। मुख्य आयुक्त भी आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, ठीक है। और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ लें तो सही ही होंगे, और नहीं भी होते हैं तो थोड़ा सा समझ के आप यदि करेंगे तो सही टिक कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें और पद अवधि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है, क्योंकि इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। 3 स्टार बना के आप नोट डाउन करिए। उत्तर प्रदेश आयोग भी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है प्रादेशिक आयुक्त से संबंधित, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में भी आने की प्रबल संभावना हो गई है, क्योंकि आपके सिलेबस में यूनिट 10 अलग से दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की जब बात करेंगे तो राज्य स्तर पर चुनाव आयोग की सहायता हेतु इसे नियुक्त किया जाता है, नंबर 1। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य सरकारों की सलाह पर करता है, ठीक है। यहां कंफ्यूजन नहीं पालना है। प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, जब ये पूछा जाए तो राष्ट्रपति करता है, ये याद रखना है। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो राज्यों में नियुक्त किए जाते हैं, यदि पूछा जाए कि कौन नियुक्ति करता है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो। और जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है, तो जो अपना कलेक्टर होता है जिस जिले का, वो क्या कहलाता है, जिला निर्वाचन अधिकारी कहलाता है। कलेक्टर होता है जो निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन अधिकारी और प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है। तो आप चाहें तो जैसे वीडियो देख रहे हैं तो बीच बीच में इन चीजों को नोट डाउन भी कर सकते हैं, नहीं तो इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, आप वहां पर जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम सेवा और शर्तों की, ठीक है। सेवा शर्तों के अंतर्गत कौन सी चीजें याद रखनी है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा सेवा और शर्तें निर्धारित की जाती हैं, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। और कैसे निर्धारित की जाती है, तो संसद विधि बनाकर की जाती है। उसके बाद जब शक्तियों की बात करेंगे तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्ति होती है, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्ति होती है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए वेतन भत्ते की बात कर लें कि कौन डिसाइड करता है, क्योंकि मैंने आपको जब कीवर्ड बता रहा था, जब क्वेश्चन समझा रहा था, तो वहां पर मैंने आपको कीवर्ड दिया था ना, वेतन भत्ते कीवर्ड दिया था, कार्यकाल के बारे में आपको पढ़ना है वो कीवर्ड दिया था, गठन कब होता है, गठन कैसे होता है, वो कीवर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। तो वेतन भत्ते, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के वेतन भत्ते भी एक समान होते हैं, याद रखना है। मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन भत्ते भी समान होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। यही स्टेटमेंट पीछे दिया हुआ था जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। निर्णय का आधार, कभी ऐसा हो जाए कि निर्णय लेना है तो जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच में विचारों में क्या होता है, मतभेद होता है, तो बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। मतलब यदि किसी मत को लेकर विवाद है, ठीक है, 3 लोगों की कमेटी जो है, मुख्य निर्वाचन आयोग जो है 3 लोगों का 3 सदस्यीय है, यदि उनके बीच में किसी मुद्दे को लेकर कोई विवाद होता है तो यहां पर निर्णय जो लिया जाएगा वो कैसे लिया जाएगा, 2-1 से निर्णय लिया जाएगा, यही बहुमत का निर्णय कहलाएगा, ठीक है। यहां तक की चीजें क्लियर हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं त्याग पत्र एवं हटाना, निष्कासन। हटाने का मतलब किससे है, निष्कासन से है। तो मतलब यदि मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त को त्याग पत्र देना है तो वो किसको देंगे,
तो वो सीधा अपना हस्ताक्षर करके किसको दे देंगे, राष्ट्रपति को दे देंगे। ये आपको याद रखना है। और इन्हें हटाया कैसे जा सकता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की तरह हटाया जाएगा। इसकी प्रक्रिया भी हम आगे समझने वाले हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कैसे हटाया जाएगा, अब यहां पर 2 चीजें याद रखना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जाएगा, तो इसको हटाया जाएगा कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की तरह, मतलब उच्चतम न्यायालय का जिस प्रकार से न्यायाधीश हटाया जाता है उसी तरह से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। और जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको कैसे हटाया जाएगा, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा इसे हटा दिया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले जब भी कोई प्रक्रिया होती है संविधान में तो एक आधार दिया होता है कि किस आधार पर इन्हें निष्कासित किया जा सकता है। तो निष्कासित करने का आधार क्या होगा, तो साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है। नंबर 2, दिवालिया घोषित होने पर इन्हें हटाया जा सकता है। पद अवधि के दौरान अन्य स्थान पर नियोजन यदि कर रहे हैं, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और पता चल गया कि किसी कंपनी में इनके शेयर भी चल रहे हैं, दूसरी कंपनी भी ये चला रहे हैं, यदि इस तरह की बातें सरकार को ये पता चल जाती हैं तो वो इन आधार पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा देते हैं। संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसकी प्रक्रिया जब हम राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे तो काफी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, ये समझ में आ गया प्रक्रिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कि कैसे हटाना है। तो उसमें यदि आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा प्रीलिम्स में तो ये पूछा जाएगा कि इनको हटाने का आधार कौन कौन से है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं चुनाव आयोग की कार्य एवं शक्तियों के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, चुनाव आयोग की कार्य एवं शक्तियों के बारे में बात करते हैं। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल के चुनाव करवाना। ठीक है, जब हम भारत चुनाव आयोग के बारे में पढ़ रहे थे तो सबसे पहले मैंने ये भी बताया था कि इनको जो पंचायत और नगर निगम के जो चुनाव होते हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये किसके चुनाव कराते हैं, ये पहला काम हो गया इनका। राष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं, उपराष्ट्रपति का, संसद का और विधानमंडल का काम कराते हैं। ठीक है, उसके बाद चुनाव क्षेत्रों का ये सीमा निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना के अनुसार यह संभव होता है। तो यहां पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि चुनाव क्षेत्रों का सीमा निर्धारण का आधार क्या है, तो आपको याद रखना है कि जनगणना के आधार पर, किसके आधार पर, जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं, ना कि क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर किया जाता है, जनगणना के आधार पर किया जाता है, ना कि क्षेत्रफल के आधार पर। यह थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को मान्यता भी प्रदान करता है। आप देखते होंगे कि जो चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं वो राष्ट्रीय चुनाव आयोग के द्वारा ही दिए जाते हैं। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर हैं। आगे बढ़ें। राजनीतिक दलों की विशेष चुनाव चिन्ह प्रदान करना, बिल्कुल चुनाव चिन्ह प्रदान करना। और आप देखे होंगे अभी जब शिवसेना विवाद चल रहा था, कहां, मुंबई महाराष्ट्र में जो शिवसेना विवाद चल रहा था वहां पर आपको देखने को मिला होगा कि चुनाव चिन्ह पर अंतिम निर्णय किसने लिया था। यदि आपको याद होगा, यदि आपने खबर को फॉलो किया होगा तो चुनाव आयोग ने अंतिम निर्णय लिया था। ठीक है, उसके बाद आचार संहिता कौन तैयार करता है, यदि ऐसा क्वेश्चन, वैसे इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से चुनाव आयोग के कार्य कौन से नहीं है। ठीक है, या ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से चुनाव आयोग के कौन कौन से कार्य हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे देगा और उसके नीचे 4 स्टेटमेंट दे देगा और उसके नीचे क्या कर देगा, ABCD ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तिथि और समय सारणी कौन निर्धारित करता है, तो निर्वाचन आयोग भी निर्धारित करता है। सदस्यों की निर्भरता से संबंधित जब बात उठती है, जैसे अभी राहुल गांधी जी का काफी चल रहा है, ठीक है ना, सदस्यता को लेकर, तो संसदीय राज्य विधानसभा के सदस्यों के मामलों पर, ठीक है, मतलब संसद में हो या राज्य विधानमंडलों पर, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके बारे में जो सलाह देने का काम किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कि आखिर निर्वाचन आयोग को आप स्वतंत्रता या स्वतंत्र कैसे कह सकते हैं, कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है अपने आप में, ये हम कैसे कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि निर्वाचन अब देखिए हमारा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, अब लोकतांत्रिक देश में चुनाव आयोग की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, और जब चुनाव आयोग की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है तो इसे सुरक्षा प्रदान करना और स्वतंत्रता प्रदान करना दोनों महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करना दोनों महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए देख लेते हैं कि निर्वाचन आयोग के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो पहली क्या व्यवस्था की गई है, एक संवैधानिक संस्था बनाई गई है। ठीक है, दूसरा इसकी नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और मैंने अभी आपको बताया है कि न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के आधार पर जैसे उनको हटाया जाता है उसी तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है। और इसकी प्रक्रिया काफी टफ होती है क्योंकि दोनों सदनों से 2/3 बहुमत के बाद ही इन्हें हटाया जाता है। ठीक है, तो नियुक्ति इनकी टफ बना दी गई है। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी, महाभियोग से नहीं लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जाता है। उसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान है, ये मैंने आपको बता दिया है। वेतन और भत्ते हमेशा भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं और आपको पता है कि संसद में जो संचित निधि से पैसे दिए जाते हैं, वेतन भत्ते दिए जाते हैं, उसमें वोटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चुनाव आयोग से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें याद रखना आप लोगों के लिए जरूरी हो जाता है, कभी कभी इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। जैसे परिसीमन आयोग के बारे में यदि पूछा जाए तो सबसे पहले तो इसका वर्णन किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 82 में इसका वर्णन किया गया है, ये आपको याद रखना है। विधानसभा एवं लोकसभा सीट की सीमाओं को तय करना परिसीमन आयोग का काम है। नंबर 1, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश होते हैं। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, और उसमें पक्की बात है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जरूर एक ऑप्शन रहेगा। तो यहां पर आपके कान क्या होने चाहिए, खड़े होने चाहिए, और आपको याद हो कि उच्चतम न्यायालय का जो पूर्व न्यायाधीश होता है वो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है। ठीक है, अध्यक्ष नहीं होता है। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, मैं अपने आप को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो उच्चतम न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश होता है, ना कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन होता है, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है। ठीक है ना, सदस्य होता है, पदेन सदस्य मतलब कोई भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो भी बनेगा वो परिसीमन आयोग का सदस्य जरूर बनेगा। ठीक है, अब परिसीमन आयोग कब कब गठित हुआ है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि परिसीमन आयोग कब कब गठित हुआ है, तो आज तक 4 बार। हो सकता है कि पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछ ले कि परिसीमन आयोग का गठन कितनी बार किया गया है, तो परिसीमन आयोग का गठन 4 बार किया गया है। कब कब किया गया है ये आपको याद रखना है। 1952 में किया गया है, 1962 में, 1972 में, 2002 में। देखिए कब कब किया गया है, तो यहाँ 3 बार तो लगातार 10-10 साल का अंतर है, 52, 62, 72, और इसके बाद अंतर बढ़ जाता है, सीधे 2002 में किया गया था। ठीक है, 2026 में होना था लेकिन अभी होगा 2026 में। चलिए अब कुछ अन्य चीजें हैं जिनके बारे में हम आपको बता दें, जैसे ईवीएम। तो पहला क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका फुल फॉर्म है। ये क्वेश्चन पूछा जा, मैंने आपको बताया ना कि हमने आपकी थाली में उतना ही परोसा है जितना आप पचा सके, नंबर 1, और नंबर 2 जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, हमने केवल उतना ही आपको दिया है। सर्वप्रथम प्रयोग 1982 में केरल के पारूर विधानसभा में हुआ था, यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब यहां पर 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कब प्रयोग किया गया था ईवीएम का, तो 1982 में किया गया था। और यहां पर दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि कहां पर प्रयोग किया गया था, तो आपको याद रखना है केरल के पारूर विधानसभा में इसका प्रयोग किया गया था। उसके बाद
मध्य प्रदेश में पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब किया गया था? यदि आपसे पूछा जाए तो 1998 आपको याद रखना है, और 2004 से ईवीएम का प्रयोग संपूर्ण रूप से आम चुनाव में शुरू हो गया था। तो मेरे हिसाब से ईवीएम के बारे में इतनी जानकारी सफिशिएंट है। यदि आप इतनी चीजें याद रखने हैं तो आपके लिए सफिशिएंट जानकारी है। अब हम बात करते हैं वीवीपैट की, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। आप लोग जब वोट डालने, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने 18 साल की उम्र पूरी कर ली होगी, तो ये वीवीपैट इसलिए होता है कि जब आप वोट डालते हैं तो वीवीपैट की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपने जिसको वोट दिया है, आपका वोट उसी व्यक्ति को जा रहा है कि नहीं जा सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो जो लोकतंत्र की पारदर्शिता एक विशेषता होती है, उस लिहाज से वीवीपैट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो इसे ईवीएम के साथ अटैच किया जाता है। मैंने आपको बताया कि जब यहां से वोट करेंगे तो वो कहां दिखेगा? वीवीपैट पर दिखेगा। मतदाता द्वारा जिस पर वोट दिया जाता है वहां पर देखा जाता है। सर्वप्रथम प्रयोग हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि ये कुछ दिनों से काफी चर्चा में रहा है, ठीक है ना। तो इससे आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो 2013 में सबसे प्रथम प्रयोग किया गया था। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कहां किया गया था? तो आपको याद रखना है कि नागालैंड में इसका प्रयोग किया गया था। 2017 में इसका प्रयोग पूर्ण रूप से गोवा में भी किया गया था। 2017 में वीवीपैट का प्रयोग, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चुनावी बॉन्ड की। चुनावी बॉन्ड क्या होता है? 2017-18 के बाद से काफी चर्चा में रहा है। यह भी लोकतंत्र व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता को उजागर करने वाली एक व्यवस्था है चुनावी बॉन्ड के रूप में। इसमें क्या होता है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, यदि कोई राजनीतिक पार्टी को चंदा देना चाहता है तो वो कुछ निश्चित बैंक होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं, उनमें ये चुनावी बॉन्ड रखे जाते हैं। वहां से जो चंदा देना चाहता है ये उतना पैसा देकर और बॉन्ड खरीद सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि इसकी कीमत न्यूनतम कितने में चुनावी बॉन्ड खरीदा जा सकता है और अधिकतम कितने में चुनावी बॉन्ड खरीदा जा सकता है। तो न्यूनतम जो है 1000 रुपए में चुनावी बॉन्ड खरीदा जा सकता है और अधिकतम 1 करोड़ रुपए, कितने? 1 करोड़ रुपए तक के चुनावी बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और यहां पर शुरुआत का वर्ष जरूर याद रखना है। शुरुआत का वर्ष है 2017-18। हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन पेपर में ये पूछ लिया जाए कि चुनावी बॉन्ड कब शुरू हुआ था, तो 2017-18 आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं चुनाव आयोग से संबंधित कुछ समितियों के बारे में। पिछले बार के 2019 में जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्य परीक्षा हुई थी, उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन आया था, ठीक है। और केवल एमपी पीएससी में ही नहीं, बल्कि यूपी पीएससी हो गया, राजस्थान पीएससी हो गया, ठीक है ना, झारखंड पीएससी तक में इनसे संबंधित ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ये लिस्ट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इस लिस्ट में 2 चीजें आपको याद रखनी है। पहली कि के संथानम समिति किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है कि चुनाव सुधार से संबंधित है। दूसरा याद रखना है कि इसमें कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं, जैसे समय समय पर परिसीमन किया जाए, एक प्रावधान इसको शामिल किया गया है। दूसरा, उम्मीदवारों की न्यूनतम अर्हता को निर्धारित किसके हिसाब से, किसकी सिफारिश पर किया गया है? तो के संथानम समिति के। फिर पूछा जा सकता है कि तारकुंडे समिति जो 1974 में आई थी वो किससे संबंधित है? तो वो भी चुनाव सुधार से संबंधित है। वयस्क मताधिकार 21 वर्ष से 18 वर्ष तक करना, ठीक है। जो 21 वर्ष, पहले 21 वर्ष के लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसे घटाकर जो 18 वर्ष किया गया है 69th अमेंडमेंट के द्वारा, तो ये किसके समिति के आधार पर किया गया है? तारकुंडे समिति में, ठीक है। राइट टू रिकॉल यदि पूछा जाए कि किस समिति ने सिफारिश की थी, तो तारकुंडे समिति ने इसकी सिफारिश की थी। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है यदि पूछा जाए, तो चुनाव सुधार से 1990 में आई थी। ईवीएम का प्रयोग और मतदाता पत्र पर फोटो युक्त होना, इससे संबंधित चीज शामिल है। कुछ अन्य जानकारी हम आपको दे देते हैं, ठीक है।
कौन कौन सी अन्य जानकारी आपको याद रखनी है और इनसे संबंधित क्वेश्चन भी आए हैं। जैसे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन रहे हैं, तो सुकुमार सेन का नाम आपको याद रखना है। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन रही हैं, अभी पीछे हमने 2020 या 21 में ये क्वेश्चन हूबहू आया है, तो वीएस रमा देवी जी का नाम याद रखना है। यहाँ मैंने आपको कई बार बताया है और अभी भी बता रहा हूँ कि जितने भी आयोग हम पढ़ेंगे उसमें जो संबंधित चेयरमैन में यदि कोई महिला है तो उस महिला का नाम आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कीवर्ड है, दिमाग पे बिठा लीजिए। वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग की स्थिति क्या है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं और अन्य चुनाव आयुक्त के अंतर्गत पहले सदस्य कौन है, तो श्री अनूप चंद्र पांडे और दूसरे हैं अरुण गोपाल। अच्छा, यहाँ एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि वैसे मैं कोशिश करूंगा कि जहां आयोग खत्म होंगे उसके सबसे अंतिम में वर्तमान आयुक्त का नाम मैं बताऊं। इसको आपको क्या करना है कि आपका जब भी प्रीलिम्स का एग्जाम हो उसके 10 दिन पहले इस लिस्ट को जरूर अपडेट कर लेना है, ठीक है, नहीं तो बनता हुआ क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। और यही छोटे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनेशन में जो 1-2 नंबर से आदमी रह जाता है, एग्जामिनेशन नहीं निकाल पाता है, उसका कारण यही होता है कि कहीं ना कहीं आप उसके बारे में गलत चीजें पढ़ लेते हैं। अब समझिए कि आपका जब भी एग्जाम है, हो सकता है उसके कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले ये आयुक्त बदल जाए और आपके दिमाग में राजीव कुमार ही रहें, ठीक है ना, तो आप कोशिश करिए कि एग्जाम के कुछ दिन पहले इसे अपडेट कर लीजिए, ठीक है। अब हमारा भारत चुनाव आयोग के बारे में हमने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी। अब हम आ जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। हालांकि उसमें निर्वाचन आयोग दिया हुआ है आपके सिलेबस में, लेकिन मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग से भी क्वेश्चन आए हैं। मैंने आपको बताया है, एक क्वेश्चन वो पंचायती राज का आया है कि कितने साल के बाद हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, ठीक है। अब सामान्य परिचय से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले प्रकृति कौन सी है, संवैधानिक है। क्यों संवैधानिक है, क्योंकि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया है, संविधान में रखा गया है, और जब संविधान के अंतर्गत है तो मतलब इसकी प्रगति क्या होगी, संवैधानिक प्रगति होगी। 243 के में ये क्वेश्चन आया था ना, जिसे मैंने बताया था कि डिलीट हो गया है, ठीक है। पंचायतों के लिए कराए गए चुनाव वाले निर्वाचन से संबंधित है, इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन पेपर पहले ही बता दिए हैं, ताकि आप मैंने ऐसे ही उठा के सारी चीजें इसमें नहीं दी हैं, बल्कि बहुत सोच समझ के मैंने ये पीपीटी बनाई है खास आपके लिए, कि आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके और आपको कहीं भी आयोग के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप इन पीपीटी इस क्लास में यदि भरोसा करेंगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके अपने एग्जामिनेशन में आएंगे, इतना भरोसा करिए। उसके बाद अनुच्छेद 243 जेड ए में नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले निर्वाचन से संबंधित चर्चा की गई है। तो मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को के दिया था आंसर, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्थिति है, लेकिन आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 243 के में पंचायतों के लिए कराए जाने वाले निर्वाचन से संबंधित बात की गई है, अनुच्छेद 243 जेड ए में नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले निर्वाचन से संबंधित बात की गई है। तो दोनों याद रखना है, 243 के भी याद रखना है और अनुच्छेद 243 जेड ए भी याद रखना है। इनके अलावा स्थापना वर्ष पे एक क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा, 1 फरवरी 1994, ठीक है। प्रथम आयुक्त कौन रहे हैं, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, याद रखिएगा, एनवी लोहानी। अब यह आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो निर्वाचन आयोग है वो लोहा मनवाता है अपने काम से। इस तरह से करके कोई भी चीज याद रखिए आप, ठीक है। उसके बाद इसकी टैग लाइन भी आपसे पूछी जा सकती है। एक्चुअली क्या होता है कि एमपीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अवेयरनेस पर ज्यादा आधारित होते हैं। अब देखिए, अभी पंचायती राज के चुनाव हुए हैं कुछ दिन पहले, तो आप कितने अवेयर हैं। जो निर्वाचन आयोग जो एडवर्टाइजमेंट करवाता है उसमें ये टैग लाइन जरूर लिखी रहती है, हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है संभावित क्वेश्चनों में, इसलिए 3 स्टार बना के आप नोट डाउन कर लीजिए। नहीं तो पीपीटी जो है हमारे एग्जाम चैनल
हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में जाकर आप देख सकते हैं। मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो स्वाभाविक है कि मुख्यालय भोपाल में स्थित है। ठीक है, यहां तक की चीजें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जब हम भारत निर्वाचन आयोग की बात कर रहे थे तो किसकी बात कर रहे थे, वो 3 सदस्यीय आयोग है। लेकिन जो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग है ये 1 सदस्यीय निकाय, ठीक है, एक ही व्यक्ति होगा। आयोग का राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है जिसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी कहा जाता है। आवश्यकता पड़ने पर इसे बहुसदस्यीय भी बनाया जा सकता है, लेकिन वर्तमान स्थिति के बारे में बात करेंगे तो ये 1 सदस्यीय ही है। ठीक है, आवश्यकता पड़ेगा तो इसे बहुसदस्यीय बनाया जा सकता है। ठीक है, अब नियुक्ति और कार्यकाल की बात कर लेते हैं एक नजर में। बस आपको कीवर्ड ही मैंने दिए हैं कि आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत ना पड़े। तो नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और कार्यकाल कितना होता है, कंफ्यूजन नहीं पालना है, 6 वर्ष और 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले होगा वो उसका कार्यकाल होगा आयुक्त का। ठीक है, उसके बाद त्याग पत्र किसको देता है, तो त्याग पत्र मुख्य आयुक्त हस्ताक्षर सहित लिखकर राज्यपाल को त्याग पत्र देता है। और जो हटाने की प्रक्रिया है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसे हटाए जाते हैं, उसी तरह ये चुनाव आयुक्त भी, राज्य का चुनाव आयुक्त भी किसके कैसे हटाया जाएगा, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। सेवा शर्तें की बात करें तो कौन निर्धारित करता है सेवा शर्तें, तो राज्यपाल निर्धारित करता है। ये आपको याद रखना है, किसके द्वारा सेवा शर्तें निर्धारित की जाती हैं, तो राज्यपाल के द्वारा। सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि चुनाव आयोग लोकतांत्रिक देश में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि किसी भी प्रकार का आयुक्त के ऊपर दबाव न रहे, ना राजनीतिक दबाव रहे, ना दूसरे प्रकार का दबाव रहे। इसीलिए क्या होता है कि सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात जिस इतना पेमेंट दिया जा रहा है, इतनी सुविधाएं दी जा रही हैं, जितना भी दिया जाएगा जब उसको नियुक्त किया जा रहा है, जब तक वो पद पर रहेगा तब तक किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है ना, ये एक हिसाब से उसको स्वतंत्रता प्रदान करता है उसके कार्य करने के लिए। ठीक है, अब आयोग के कार्यों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कार्य सम्मिलित हैं। पंचायत और नगरीय निकायों का चुनाव करवाना। जब हम भारत के निर्वाचन आयोग की बात कर रहे थे तो उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद और विधायकों का चुनाव कौन करा रहा था, भारत का निर्वाचन आयोग। लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं, राज्य के निर्वाचन आयोग की। ठीक है, मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं। तो पहला काम इसका क्या होता है, पंचायत और नगरीय निकायों का चुनाव कराना। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले हुआ है, काफी चर्चा में रहा है, तो ये याद रखना है। मतदाता सूची तैयार रखना, ये आपको याद रखना है। स्थानीय चुनाव के संपन्न कराने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त करता है। चुनाव चिन्हों का आवंटन भी किसके द्वारा किया जाता है, तो आयोग। आपने देखा होगा कि सरपंची के चुनाव में हैंडपंप चलाता हुआ आदमी, ठीक है ना, हैंडपंप चलाता हुआ आदमी, कृषि करता हुआ किसान, ठीक है ना, छाता बरसता हुआ पानी, कुछ भी, मतलब जो चुनाव आयोग आवंटित किए, चुनाव चिन्ह जो आवंटित किए जाते हैं वो आयोग के द्वारा आवंटित किए जाते हैं। मतदाता जागरूकता संबंधित जो अभियान और विज्ञापन चलाए जाते हैं वो किसके द्वारा चलाए जाते हैं, तो वो भी निर्वाचन आयोग के द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैंने आपको बोला है कि जहां पर नाम, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं अब मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त की सूचियों की। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोई भी आयोग हो, यदि वो आयोग नया बना है और उनमें जो चेयरपर्सन्स हैं केवल 4 या 5 हैं, ठीक है, तो आपको उनके चेयरपर्सन्स के नाम याद कर लेने हैं। उसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि अब जो ट्रेंड बदला है क्वेश्चन आने का, वो अब इस तरह से पूछे जाने लगे हैं कि मध्य प्रदेश निर्वाचन राज्य आयुक्त का चेयरमैन कौन नहीं रहा है। और जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब 5 के 5 नाम आपको पता हो। ठीक है, तो अब जैसे मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं, हमारा राज्य निर्वाचन आयुक्त 1994 में बना है, तो मतलब इसका कम टाइम हुआ है। और ज्यादा से ज्यादा कितने चेयरमैन बने हैं, तो 6 चेयरमैन अभी तक बने हैं। तो
तो इनके सारे नाम आपको पता होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, पहले चेयरमैन का नाम आपको याद रखना है, एनवी लोहानी साहब का नाम याद रखना है। जब हम दूसरे चेयरमैन की बात करते हैं तो गोपाल शरण शुक्ल का नाम आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। इसी क्रम को जब आगे बढ़ाते हैं तो आदित्य विजय सिंह, इसके पहले 2021 में, ईयर 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, कि इनमें से मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त का कौन आयुक्त नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं तो अजीत राय जादा, इनका नाम भी ऑप्शन में दिया गया था। उसके बाद आर परशुराम भी पीछे नहीं है, इन्हें भी आपको याद रखना है। और बसंत प्रताप सिंह मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि ये लिस्ट आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो क्वेश्चन टाइप होते हैं ये बहुत इजी क्वेश्चन टाइप होते हैं। और यदि इस तरह के क्वेश्चन आपसे गलत होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का जो कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाते हैं उनमें ज्यादा अंतर नहीं होता है, वो 1 या 2 नंबर से ही चूकते हैं। और यही जो सरल क्वेश्चंस होते हैं, और मैं हमेशा से कहता आया हूं कि जब भी आपको सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पेपर कर रहे हो तो जो सरल क्वेश्चंस होते हैं वो किसी भी तरीके से गलत नहीं होने चाहिए। और ये जो क्वेश्चन टाइप है ये किसमें आता है, तो ये सरल क्वेश्चन के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इनसे भी क्वेश्चन आए हैं। अभी हमने सबसे शुरू में क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां भी वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब पंचायती राज संविधान की राज सूची का विषय है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था किस सूची का विषय है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि राज्य सूची का विषय है। इसी तरह जब हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन इस क्लास के हिसाब से जहां हम निर्वाचन आयोग पढ़ रहे हैं यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी डेट आपसे पूछी जा सकती है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया है, तो यह डेट आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। 24 अप्रैल 1993, पूरी डेट आपको होनी चाहिए। ऐसा मत याद रखिएगा कि अप्रैल 1993, क्योंकि बहुत ही आसपास के ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। जब आपको ऑप्शन प्रदान किए जाएंगे तो 24 अप्रैल 1993, 25 अप्रैल 1993, 26 अप्रैल 1993 और 27 अप्रैल 1993, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है कि यदि आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता है तो आप पक्का उस क्वेश्चन को गलत करके आओगे, जबकि जो दूसरे लोग रहेंगे वो इस क्वेश्चन को सही कर देंगे, क्योंकि ये इतना टफ क्वेश्चन आप इसे नहीं कह सकते हो। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी आपसे सरल क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। यदि पूछ लिया कि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, यदि इस तरह के क्वेश्चन आप गलत करके आ रहे हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप आउट ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74वें संविधान संशोधन की जब बात करेंगे, 1992 में जो 74वें संविधान संशोधन में बात की गई है वो की गई है नगरीय प्रशासन व्यवस्था के बारे में। और पीछे जब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर हमने ये चीज देखी थी, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था उसमें 243 के, ठीक है, और एक के वाला ऑप्शन हमने लगाया था और मैंने वहां पर आपको बताया था कि ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है। जब आप इसे डीपली पढ़ेंगे या जब राज्य व्यवस्था की हमारी क्लासेस होंगी तो हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नाम जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि जब आप देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे फैक्चुअल पूछे जा रहे हैं। फैक्चुअल में कौन कौन से, आपके डेट हो गए, नाम हो गए, ठीक है, उसके बाद अवधि हो गई, पदावधि, कौन सा चेयरमैन कितने साल तक रहता है। तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भले ही वो स्टेटमेंट के तौर पे पूछे जाए, लेकिन वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम सचिव कौन है, यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए और
जब एमपीपीएससी थोड़ा सा अपना टफेस्ट क्वेश्चन बनाता है तो अध्यक्ष की जगह में क्या पूछना शुरू कर देता है, सचिव हो गया, ठीक है, या कुछ अन्य पदाधिकारियों के नाम वो आपसे पूछना शुरू कर देगा। तो हम तैयारी कैसी कर रहे हैं, हम तैयारी इस बात की कर रहे हैं कि सिंपल क्वेश्चन तो हमसे बन जाए, लेकिन यदि टफ क्वेश्चन भी पूछे जाए तो हमें उन संभावित क्वेश्चनों पर भी विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो श्री प्रकाश चंद्र का नाम आपको याद रखना है, 3 स्टार बनाइए और इसे नोट डाउन करिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम महिला सचिव, मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी भी बता रहा हूं कि जब जब आप आयोग के चेयरमैन या सचिव की लिस्ट पढ़ें तो उसमें जो महिलाओं से संबंधित बातें हैं वो आप जरूर अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। कौन सी महिला है, प्रथम महिला का नाम तो खासकर आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो श्री विजया श्रीवास्तव जी का नाम, श्रीमती विजया श्रीवास्तव जी का नाम है, ये प्रथम महिला सचिव रही हैं मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की, ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन भवन की शिलान्यास यदि कभी आपसे पूछा जाए, अब यहां पर 2 चीजें हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करती हैं। शंकर दयाल शर्मा जी ने 1995 में निर्वाचन भवन का शिलान्यास किया था। यदि आपसे पूछा जाए कि किसने शिलान्यास किया था तो आपको शंकर दयाल शर्मा जी के नाम पर टिक करना है, और कब किया गया था तो 1995 में निर्वाचन भवन का शिलान्यास किया गया था। इसके अलावा यहां पे कंफ्यूजिंग पॉइंट जो है वो ये है, या आप इसे कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग का जो माथापच्ची वाला पॉइंट है, ठीक है, जो दिमाग में सीधे समझ में नहीं आता। कभी कभी क्या होता है कि जब आप क्वेश्चंस कर रहे होते हैं एग्जाम हॉल में तो शिलान्यास या उद्घाटन आपके दिमाग में नहीं आता, और पेपर बनाने वाले क्या करते हैं, वो उसमें दोनों ऑप्शंस दे देते हैं, शंकर दयाल शर्मा जी का भी नाम दे देंगे और मोहम्मद शफी कुरैशी जी का भी नाम दे देंगे। तो उद्घाटन यदि आपसे पूछा जाए 1995 में तो राज्यपाल के द्वारा उद्घाटन किया गया था, मोहम्मद शफी कुरैशी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो ये दोनों नाम निर्वाचन भवन से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां तक की इंफॉर्मेशन मैंने आपको सारी दे दी हैं जो भी निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं। यदि आप कुछ और जानना चाह रहे हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स पे जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका हम आपको जवाब देंगे। अगली क्लास में हम संघ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बातें करेंगे, उससे संबंधित बहुत सारी चर्चा हम करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे, और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम कितने अंदर तक, कितने डीप तक जाकर हम संघ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।